हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो सबसे खास बात है वो है इनके एक्सेप्शन। उन पर सबसे ज्यादा बात करनी है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कभी कभी स्टूडेंट्स के मुंह हमने सुना है ये तो बड़ा सरल है। मैं मानता हूं टफ नहीं है, लेकिन इसके अगर आपको एक्सेप्शन नहीं आते तो आप हर स्टेप पर पी ब्लॉक में गलती कर जाएंगे। अगर आपको इसके एक्सेप्शंस नहीं पता है तो एक्सेप्शन में क्या, जैसे अगर हम लोग सिंपल बात करें कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके थर्ड ए ग्रुप से लेकर के 0 ग्रुप तक हैं। क्लास 11th में हमें सिर्फ 13 ए ग्रुप और 14 ए ग्रुप पर बात करनी है, सिर्फ 2 ग्रुप। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से और ग्रुप हैं। मतलब आपको 15, 16, 17 और 0 ग्रुप क्लास 12th में पढ़ना है। तो अभी हमारे पास ग्रुप 13 है, हमारे पास ग्रुप 14 है। उन दोनों की स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स बातों का पता होना चाहिए। एक्चुअली पी ब्लॉक होता क्या है? सभी लोग चिल्लाते रहते हैं पी ब्लॉक पी ब्लॉक पी ब्लॉक। हमें यह मालूम तो हो कि पी ब्लॉक कहां से शुरू होता है, कहां तक खत्म होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और ऐसी क्या खास बात है इस इनके एलिमेंट्स में जिसमें इसको पी ब्लॉक बोला गया है ना। तो आपने पीरियोडिक टेबल तो देखी ही होगी और पीरियोडिक टेबल में आपने ये पीरियोडिक टेबल बनाई होगी, तो आपको जरूर समझ में आया होगा कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो यहां पर थर्ड ए है, फिर फोर्थ ए है, फिर फिफ्थ ए है, सिक्स्थ ए है और 7th ए, और लास्ट में पी ब्लॉक का जो ग्रुप है वो है 8वां ग्रुप, 8th ग्रुप या 8th ए ग्रुप। इसी को हम लोग 0 ग्रुप भी कहते हैं। अब यहां पर यह देखना है हमें कि कितने एलिमेंट्स बच्चों होते हैं। तो पी ब्लॉक में हमने ये सारे ग्रुप 1, 2, 3 थर्ड पीरियड, ये 4th पीरियड बनाया, ये 5th पीरियड बनाया, ये 6th और ये 7th पीरियड बनाया। बच्चों पी ब्लॉक में एक ऐसी क्वालिटी है कि इसके अंदर मेटल भी है, इसके अंदर नॉन मेटल भी है, इसके अंदर मेटलॉइड भी है, इसके अंदर इनर्ट गैसेस भी है। मजेदार बात है। तो अगर यहां पर थर्ड ए ग्रुप बात करें तो बी, एल, जीए, आईएन, टीएल, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ओएस, एसईटीई, पीओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ये एलिमेंट हमारे पास कौन से ग्रुप के हैं? पी ब्लॉक के सारे ग्रुप्स यहां पर हो गए। बच्चों अगर हम लोग बात करें तो बोरॉन को अगर इतना थोड़ा सा, मैंने वैसे पीरियोडिक टेबल में सब कुछ समझा दिया है। बोरॉन, यहां पर सिलिकॉन और जर्मेनियम, यहां पर आर्सेनिक और पार्शियली एंटीमनी भी। तो इन लोगों में और सेलेनियम में, टेलुरियम में पार्शियली मेटलॉइड्स के करैक्टर देखने को मिलते हैं। जो हमारे पास थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है बी, ए एल, जी ए, आई एन, टी एल। ओके बच्चों, अब देखो इसका एटॉमिक नंबर इसका होता है आपका, देखो यहां पर 1, ये 2, ये 3, 4, तो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 13, 31, 49 और 81। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड ए। फोर्थ ए का 6, 14, 32, 50 एंड 82। दीज आर द एलिमेंट्स और ये है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां से शुरुआत होती है। तो यहां पर बात ये आती है कि सर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो बेटा जो अगर अपन इसका बनाए ना बी का, B5
तो 1s2 2s2 और 2p1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप एल्युमिनियम का बनाओगे तो देखो आप एल्युमिनियम 13 1s2 3s2 2p 6 3s2 3p1। अगर आप गैलियम का बनाओगे 31 तो लास्ट में आ जाएगा 4s2 4p1। अगर आप इंडियम का बनाओगे तो आ जाएगा 5s2 5p1, ठीक है। अगर आप थेलियम का बनाओगे तो आ जाएगा 6s2 6p1। ये ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो क्यों ना इसको, क्योंकि इसमें चेंज क्या हो रहा है, इसमें देखो चेंज केवल ये नंबर हो रहा है 2 2, फिर ये 3 3, फिर ये 4 4, ये 5 5 5 5 और ये 6 6। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, ns2 np1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा। यानी किसका, थर्ड ए ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, थर्ड ए ग्रुप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां से सवाल आ जाता है कि राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड ए, तो क्या है ns2 np1। बच्चों अगर यही हम लोग फोर्थ ग्रुप में करेंगे तो फोर्थ ग्रुप में क्या देखने को मिलेगा, देख लेते हैं। फोर्थ ग्रुप में यही क्या देखने को मिलेगा, बना लेते हैं फोर्थ ग्रुप को। ये देखो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड, ये कौन सा ग्रुप है, फोर्थ 6 और ये लास्ट में 82। इसका बनाएंगे 1s2 2s2 2p2। इसका बनाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। इसका बनाओ डॉट 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 4s2 4p2। इसका बनाओ डॉट 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 5s2 5p2। इसका बनाओ डॉट 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 6s2 6p2। ये आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल, है ना बेटा। अब यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इसका बनाओगे तो इसका पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ आप क्या होगा, ns2 np2। ये होगा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके डियर, अगर हम इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा ns2 np3, ये हो जाएगा। अगर हम बेटा इसकी बात करें तो ns2 np5। अगर हम इसकी बात करें देखो 5 6 7 np6 यहां पर होगा, क्योंकि इसका कितना हो रहा था नाइट्रोजन फैमिली का, मैं फिर से बना दे रहा हूं, देखो कार्बन का 6 बनाया था तो अपने पास ही आ गया था ns2 np2। इसका कितना आ जाएगा ns2 np3। इसका कितना आ जाएगा np। तो आगे हम लोग को बढ़ाते जाना है। अगर हम लोग नाइट्रोजन का बनाए तो नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p 2 2 4 5 6 7 आ गया ना, ns2 np3 ये नाइट्रोजन का आ गया, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन का बना लीजिए अगले फैमिली में 1s2 2s2 2p4 ये आ जाएगा ns2 np4। अगर हम लोग फ्लोरीन का बनाए 9 का 1s2 2s2 2p5 ns2 np5, यानी इस पूरे ग्रुप का होगा बेटा ns2 np5 ns2 np3, इस वाले का ns2 np3, इसका होगा ns2 np4, इसका होगा ns2 np5। और लास्ट वाले का क्या होगा, कैन यू टेल मी, इसका तो 1s2 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 10 का अगर बनाए 1s2 2s2 2p6, तो इसका होगा ns2 np6 लास्ट वाले का। तो ये तो होगा अलग अलग ग्रुपों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे ओवरऑल पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो ओवरऑल पूरे पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे क्या लिखोगे आप, कैन यू टेल मी। कई बच्चों को आ गया होगा, यहां से लेकर के थर्ड ए से लेकर के 8th ए तक हम लिखेंगे ns2 np166। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर हुई बात, ns2 np6। तो पहला सवाल यहां पर खत्म हुआ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का ns2 np6 यहां से लेकर के यहां तक का सबका हो जाएगा। अगर हम थर्ड ए ग्रुप की बेटा बात करें तो ns2 np1, फोर्थ ग्रुप की बात करें तो ns2 np2, फिफ्थ ग्रुप की बात करें तो ns2 np3,
सिक्स्थ ग्रुप की बात करें तो NH2NP4। अगर सेवेंथ ग्रुप की बात करें तो NH2NP5। और अगर एट्थ ग्रुप की बात करें मेरे प्यारे स्टूडेंट तो NH2NP6। ये आ जाएगा, ठीक है। सो NH2NP1 से लेकर के NH2NP6, तो हमने यहां से यहां तक इसको कॉमन कर दिया, 1 से लेकर 6, क्योंकि सभी में NH2 तो कॉमन है। देखो आप NH2 कॉमन है, इसमें कर दिया NP1 से लेकर NP6, कुछ भी हो सकता है। और ये इंडिविजुअल है और ये ओवरऑल P ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आई थिंक ये बात बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। क्लियर है ना? आगे बढ़े, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, और बेटा हम लोग क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन वाइज तैयार करेंगे कि क्वेश्चन हमें पहले पता होना चाहिए, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि हमें उसके बारे में पता है, उस टॉपिक के बारे में कि नहीं पता है। तो सबसे पहले हम बेटा ये बात करते हैं कि थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप में जो सबसे पहला एलिमेंट है उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट एलिमेंट की, किसके? बी और सी के। तो अब हम इस सारे ग्रुप को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल कौन सा ग्रुप लिखेंगे बेटा? सिर्फ और सिर्फ लिखने जा रहे हैं थर्ड ए और फोर्थ ए, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। उन्हीं ग्रुपों को केवल अभी हम लिखेंगे, बाकियों को अभी लिखने की जरूरत नहीं। जिस ग्रुप की स्टडी करेंगे उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं थर्ड ए BALGAINTL, ठीक है। ये हो गया थर्ड ए, और मैं इस तरफ लिख रहा हूं फोर्थ ए, ठीक है बच्चों। यहां पर लिख रहा हूं फोर्थ ए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। एटॉमिक नंबर 50 और लास्ट का 82, ये ठीक है। तो क्या दोनों साइड से ठीक से विजुअल है? ओके, बिल्कुल करेक्ट। बेटा दोनों की कंपैरेटिव स्टडी पर बात करते हैं। इन सभी में आप देखो, पहला एलिमेंट 1s2 2s2 2p1, और इसमें आता है 3s2 3p1 3d0। ओके, इसमें आता है 1s2 2s2 2p2, इसमें आता है 1s2 3s2 3p2 3d0। देखिए बेटा, सबसे पहला डिफरेंस मिल गया। आपसे सवाल क्या था? आपसे सवाल था कि इन पी ब्लॉक के पहले एलिमेंट की थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी बताओ। व्हाई द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द थर्ड ए ग्रुप और फोर्थ ए ग्रुप आर स्लाइटली डिफरेंट देन द अदर मेंबर ऑफ दीज फैमिलीज। तो इसमें ये थोड़ा अलग क्यों है? मेरे ख्याल से सभी समझ गए होंगे और अभी बोल देंगे कि यस सर समझ में आ गया, क्योंकि इसके पास नो डी ऑर्बिटल। बोरॉन के पास किसी भी तरह का डी ऑर्बिटल बच्चों नहीं है। यहां पर कार्बन के पास भी नो डी ऑर्बिटल, कार्बन के पास भी डी ऑर्बिटल नहीं है। ओके, डी ऑर्बिटल नहीं है, जबकि आप देखो इसमें डी ऑर्बिटल है, इसमें डी ऑर्बिटल है। तो जिसमें डी ऑर्बिटल होगा वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। कैसे? ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में एंड एक्साइटेड स्टेट में। नोट कर लो इस बात को। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट एट ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन एक्साइटेड स्टेट। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की अपन बात करें जरा इनमें, तो मुझे बताओ बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया 2s2 2p1, अगर हम लोग इसमें देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही +1। क्यों? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन p। अगर हम लोग इसकी ये लिख दिया हमने ग्राउंड स्टेट, GS का मतलब क्या है? ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो इसी का जो एक्साइटेड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, यहां पर क्या आ गया? 2s1
और 2p2, 2 + 1 कितनी हो गई +3। यानी बच्चों इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रही हैं बोरोन की, एक तो +1 निकल रही है और एक +3 निकल रही है। ग्राउंड स्टेट पर +1, एक्साइटेड स्टेट पर +3, दो निकल रही हैं। लेकिन इस बात को याद रखना कि जो पहला मेंबर ऑफ दिस फैमिली है दैट इज नॉन मेटल। ये क्या है बच्चों? नॉन मेटल। बोरोन इज नॉन मेटल, जबकि ये सभी क्या है? मेटल्स हैं। दूसरी चीज, बोरोन का साइज, जो साइज है बेटा, साइज ऑफ बी इज स्मॉल, बहुत छोटा साइज है। एक चीज हैशटैग। दूसरी चीज, बोरोन में नो डी ऑर्बिटल, नो डी ऑर्बिटल। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? बोरोन की बात कर रहे हैं। बोरोन में कोई डी ऑर्बिटल भी नहीं है, ये तो दूसरी बड़ी बात है। जब डी ऑर्बिटल नहीं है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई नहीं सकते, डी ऑर्बिटल ही नहीं है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? ये क्या है? एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल, साइज ऑफ बी इज स्मॉल, नो डी ऑर्बिटल, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। हाई क्योंकि ऊपर का एलिमेंट है तो क्या लिखेंगे? हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है क्योंकि बेटा जो एलिमेंट ऊपर का होता है, सबसे ऊपर वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आती है। इस बात को आपको पहले भी पता होगा जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, यानी 10th और 11th। तो ये तो बोरोन की बात। अब जरा कार्बन की बात कर ले। कार्बन क्यों डिफरेंट है? तो बेटा ये भी तो वही चीज है लगभग। कैसे? मैं लिख दे रहा हूं। नंबर 1, ये क्या है? नॉन मेटल है। हालांकि इसका अगला एलिमेंट भी नॉन मेटल है, कोई बात नहीं, नॉन मेटल है। दूसरा, एवरेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती कार्बन की, ना बहुत कम होती है। तीसरे नंबर पर, इट कैन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन मतलब लंबी चेन बना सकता है कार्बन। कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, कैन फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड, कैन फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कैन फॉर्म एरोमेटिक कंपाउंड, कैन फॉर्म एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, कैन फॉर्म नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, बहुत सारी चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नो डी ऑर्बिटल। इसके पास डी ऑर्बिटल इसके पास भी नहीं है, बाकी इन सभी में डी ऑर्बिटल है, याद रखना, इन सभी में डी ऑर्बिटल है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, उसको बिल्कुल दिल और दिमाग खोल के सुनना, नहीं तो गड़बड़ कर लोगे आप। बड़े ध्यान से सुनना बेटा। अगली जो मैं बात बताने जा रहा हूं, इन ग्रुपों के बारे में एक बहुत बड़ी राज की बात है, जिनको सुन के आप भी चौंक जाएंगे कि ऐसे कैसे होता है। देखते हैं इन ग्रुपों की सबसे मजेदार और इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। चलिए, कह रहे हैं सर बताओ तो क्या बात बताने जा रहे हैं? इसको हटा दें रेड वाला ये सर। ओके, देखो बेटा, इन एलिमेंट्स में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आपको केवल एक चीज पता होगी कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, और यह भी पता होगा कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज बड़ी होती है तो पावर ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। इसलिए जो लास्ट का एलिमेंट है उसमें से जल्दी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। थर्ड ए ग्रुप के बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। अब हम यहां के आगे थोड़ी देर तक के लिए 14 ग्रुप को हटाते हैं, क्योंकि हम एक एक ग्रुप की स्टडी करेंगे, कायदे से स्टडी करेंगे। तो 14 ग्रुप को भी मैंने यहां से हटाया और हमारे पास आ गया थर्ड ए ग्रुप। तो बेटा थर्ड ए ग्रुप की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। सबसे पहले हमें यह देखना है थर्ड ए ग्रुप का एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ऑफ थर्ड ए ग्रुप। तो बेटा एक बात बताओ, एटॉमिक साइज ऑफ थर्ड ए ग्रुप, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन, ये तो पता है। प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेल, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन पीरियड, अगर अपन पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। लेकिन यहां पर पहला एक्सेप्शन, एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज 135 पिकोमीटर। इसकी गैलियम की बात करते हैं, 135 पिकोमीटर। ये क्या है बेटा? एटॉमिक
रेडियस, एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज 135, स्लाइटली स्मॉलर देन एल्यूमिनियम। अब आप देखिए एल्यूमिनियम से छोटा है, कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल हो गया? एल्यूमिनियम का कितना होता है? 143, स्मॉलर साइज, सॉरी लार्जर साइज, लार्ज एटॉमिक साइज, और इसका क्या है? लेस एटॉमिक साइज। देखिए आप, मजेदार बात है। हमें क्या मालूम था कि जस्ट टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज क्या होता है? सीधे सीधे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल तो इसमें से भी बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहां पर क्या आ रही है कि एल्युमिनियम का एटम का साइज बड़ा है जबकि गैलियम का छोटा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? कोई तो कारण होगा ऐसा क्यों हुआ। तो याद रखना बेटा, जब आप एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो इसके डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। कैसे? एल्युमिनियम 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 2 2 4 6 4 10 2 12 13 14 15 ज्यादा हो गया, 3p1 और 3d0। याद रखना d यहां पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। जबकि बेटा अगर आप 31 का बनाओगे गैलियम 31, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? 3s2 भर जाएगा, और इसकी लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीधा सीधा बनाते हैं तो 4s2, 4p1 और 4d0। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर d ऑर्बिटल आ चुका होगा, प्रेजेंट। याद रखना गैलियम में d ऑर्बिटल आ चुका होगा, क्योंकि ये देखो 4s2, 4p1, 4d है, तो 3d तो आ गया होगा ना अंदर। और जब किसी एटम में अंदर की साइड अगर d ऑर्बिटल जुड़ जाए तो उसमें स्टार्ट हो जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या स्टार्ट हो जाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और यहां पर जब आप एल्युमिनियम के बारे में बात कर रहे थे तो एल्युमिनियम का न्यूक्लियस में d ऑर्बिटल था ही, एल्युमिनियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर में d ऑर्बिटल था ही नहीं। तो एल्युमिनियम बहुत अच्छी तरह से सबको अट्रैक्ट करता है। जब किसी एटम में d ऑर्बिटल आ जाता है तो बेटा d ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग है, न्यूक्लियस को कवर करने की पावर है, वो कम होती है। तो फिर क्या होता है कि उसके बाहर का जो s ऑर्बिटल है वो अंदर खिंच जाता है। याद रखना है। तो अंदर खिंचने की वजह से ऑर्बिटल जो s के इलेक्ट्रॉन हैं ये अब ना तो जाएंगे, ना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ना आयनिक बनाएंगे। मतलब क्या हुआ? जब किसी, जैसे मैंने कहा ये हमारे पास d ऑर्बिटल है, हमारे पास s ऑर्बिटल है, अगर हम इसकी हैवी डेंसिटी को बेंड कर दें नीचे की तरफ तो s कहां खिंच जाएगा? अंदर की तरफ। तो साइज कैसा हो गया? थोड़ा सा छोटा। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल, द जो d का जो स्क्रीनिंग है ना न्यूक्लियस को, वो ठीक नहीं रहता। तो s कहां चला आता है? अंदर की तरफ। तो जो s बाहर था, d ऑर्बिटल आने से s अंदर आ गया, और इसका साइज कैसा हो गया? थोड़ा सा छोटा हो गया। और दिस इज द रीजन कि d गैलियम में, मैं लिख दे रहा हूं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल एंड inert pair effect, hence the size of Al is smaller। ठीक है, वैसे तो छोटी होती है, लेकिन गैलियम के कंपेयर में याद रखना है बेटा, एल्युमिनियम का 143 आ रहा है, लार्ज आ रहा है, क्योंकि गैलियम में d ऑर्बिटल आ गया। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, हेंस द साइज ऑफ एल्युमिनियम इज लार्जर देन द साइज ऑफ Ga, because in gallium inner d orbital is present। गॉट इट? नीचे तक दिख रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया चल रहा है मामला। ठीक, थोड़ा यहां पर डी ऑर्बिटल आ जाने से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये क्वेश्चन बनेगा कि गैलियम में और एल्यूमिनियम में नीचे आने पर गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए था, एल्यूमिनियम का छोटा, लेकिन उल्टा क्यों हो गया? एल्यूमिनियम का साइज बड़ा, गैलियम का छोटा क्यों हो गया? रीजन इज दिस कि गैलियम के पास डी ऑर्बिटल है अंदर, डी ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग वीक होती है तो बाहर का एस अंदर खिंच जाता है, और जैसे ही आउटरनल एस ऑर्बिटल कम्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस साइज थोड़ी सी घट जाएगी, जबकि इसमें तो डी है ही नहीं, इसमें तो डी है ही नहीं। तो जब इसमें डी है नहीं तो क्या हुआ? फैले हुए हैं, एस अपनी जगह है, पी अपनी जगह है, एस तो फैले हुए हैं। जैसे डी आएगा, डी बेंट होता है, स्क्रीनिंग वीक होती है, डी की स्क्रीनिंग एस पर वीक होती है और एस अंदर की तरफ आ जाता है। तो आपको केवल एक बात याद रखनी है कि डी ऑर्बिटल के प्रेजेंस में एस थोड़ा सा पार्शियली इनसाइड आ जाता है, इसलिए एटॉमिक साइज में वेरिएशन भी यहां पर क्या होता है बच्चों? आ जाता है। अब आगे हेडिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इन दोनों में एक्सेप्शन था, बाकियों में बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है, इन दोनों में एक्सेप्शन था। अब आप कहेंगे सर बाकियों में क्यों बढ़ेगा? अरे बेटा बाकियों में इसलिए बढ़ेगा कि एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज क्लोजर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नीचे आने पर तो अचानक साइज बड़ा होगा, तो कितना भी डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल आ जाए तो भी एस उतना अंदर नहीं आ पाएगा और इनसे छोटा साइज नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना? बड़ा ही रहेगा क्योंकि उसमें एक सेल और बढ़ जाती ना। तो ये एक्सेप्शन सिर्फ कौन शो करते हैं बेटा? एल्यूमिनियम शो करता है और गैलियम शो करता है और कोई नहीं करता। अब आ जाते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में आप जानते होंगे, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स। चलो थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स बी एल जी आई एन टी एल। चलिए एटॉमिक नंबर 5, 13, 31, 49, 81। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम Ba टू Al, मतलब बोरॉन से लेके आप एल्युमिनियम तक अगर अपन बात करें तो बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो डिक्रीज हुई। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज फ्रॉम B टू Al। बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी का पता है ना? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से? द वैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये जिनको नहीं पता वो नोट कर लेना। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी एटम के बाहर के इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए दी जाने वाली एनर्जी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भाई साहब B से Al पर आया तो B में क्या था? 5, 2 और 3, 2 सेलें थी। फिर Al में आ गए आप तो क्या हो जाएगा? 2, 8 और 3, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना इसके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है बेटा, इसके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है। इसलिए पहले आपको एक बात में लिख दूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए कि इसका ऑर्डर, और फिर मैं उस ऑर्डर को एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन, सबसे, क्योंकि साइज बहुत छोटा। उससे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी थैलियम। ओफो, यहां पर आ गए आप लास्ट, माय गॉड, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो रहा है। थैलियम का आप कहेंगे सर थैलियम का साइज तो बहुत बड़ा है, ऐसा क्यों हो रहा है? टेलिंग यू। इसके बाद है गैलियम का नंबर, याद रखना है, और गैलियम के बाद है एल्यूमिनियम का नंबर, और एल्यूमिनियम के बाद है इंडियम का नंबर। These are the ionization enthalpy
ऐसा क्यों है, याद रखना। तो आफ्टर Al देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। एल्यूमिनियम के बाद कोई रेगुलर इंटरवल नहीं है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का। आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, याद रखना आयनाइजेशन एंथैल्पी स्लाइटली थोड़ा सा वेरी करती है। लगभग कितना बेटा, 2 किलो जूल पर मोल। अगर देखी जाए तो ये बहुत कम है, एल्युमिनियम की कंपेयर में बहुत कम है। अच्छा जरा मैं लिख दूं, किलो जूल पर मोल में इसकी जो होती है 801 किलो जूल पर मोल। प्रैक्टिस करते करते आपको भी याद हो जाएगा। दूसरे की 589, इसकी कितनी होती है 589 किलो जूल पर मोल। देखो आप 589, इसमें बहुत अंतर आ गया। तीसरे की 579 किलो जूल पर मोल। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो 577 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। और अगर लास्ट इंडियम की बात करें तो 558 किलो जूल पर मोल। अब आप देखो बेटा, बोरोन से इलेक्ट्रॉन हटाना तो सबकी बात समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सर साइज बहुत छोटा है और यहां से इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान नहीं है, रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। अचानक से देखो आप, थैलियम से इलेक्ट्रॉन को हटाने में यू हैव टू गिव 589, यानी थैलियम तो कहां पर है, सबसे नीचे है। थैलियम तो सबसे नीचे, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा क्यों हो गई। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब जानते हो बेटा, केवल पहला इलेक्ट्रॉन हटाना है, दूसरा नहीं, ओनली पहला इलेक्ट्रॉन हटाना है। तो अब याद रखना, जैसे ही आप थैलियम में पहुंचते हो तो इसके आगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखना, डी ब्लॉक के एलिमेंट जुड़े हैं इसके आगे। इसके आगे कौन कौन से एलिमेंट हैं यहां पर देखो आप, थैलियम के आगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट। अब डी और एफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होने से इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने क्या कहा था, एस अंदर की तरफ बेंट हो जाता है, आपको भी मालूम है इसका, एस इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ बेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन हटाना होगा, जो आपको पहले में से, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो पहले। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, बी का 5 1s2 2s2 2p1, एक्साइटेड स्टेट क्या होगी 2s1 2p2, जो हो जाएगी। और इसको n लगा दो तो क्या हो जाएगा बच्चे, ns2 ns1 np2, यही तो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन हटाना चाहते हो तो मैंने क्या कहा, जो s है वो किसके पास पहुंच गया, s कहां से पहुंच गया, किसके पास आ गया, न्यूक्लियस के पास। तो मुझे खुद बताओ उसमें से इलेक्ट्रॉन कैसे हटाओगे। और इसमें तो ऑलरेडी 2 ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं। क्यों? थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बना के देखना, उसमें डी ऑर्बिटल भी आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा। तो डी और एफ इतने बेंट हो जाएंगे, इतने वीक हैं, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते कि एस अंदर आएगा। अब मुझे बताओ, मैंने कहा अब इलेक्ट्रॉन हटाओ आप इसमें से, तो क्या आप इसकी इलेक्ट्रॉन को हटा सकते हैं आसानी से? नहीं हटा सकते, क्योंकि डी और एफ आ जाएगा। तो याद रखना, थैलियम में यहां पर, सॉरी टेल्यूरियम, ठीक है, BlGiNtl, तो इसके एलिमेंट्स में अगर अपन लोग बात करें बेटा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाया नहीं जा सकता आसानी से। Tl में से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं हटाया जा सकता, वो भी पहला इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आ जाओ Ga में। आप कहेंगे सर इसके बाद तो Ga में से भी नहीं हटाया जा सकता, बहुत एनर्जी लग रही, 579। हाँ, क्योंकि इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, इसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, d ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट। सो याद रखना, इसमें d ऑर्बिटल है। Al में कोई d ऑर्बिटल नहीं है, ऑर्बिटल नहीं है। अब जरा बात करते हैं इसकी, इंडियम की जरा बात करते हैं। तो इंडियम में से इलेक्ट्रॉन हटाना आसान क्यों हो रहा है? इंडियम की अगर बात करें तो Al, Ga एंड, देखो इन तीनों में आखिर डी ऑर्बिटल तो इसमें भी मिलेगा आपको, डी ऑर्बिटल तो इसमें मिलेगा, लेकिन s का साइज क्या है, छोटा।
किसका? एल का साइज, सॉरी एल का साइज छोटा है, इंडियम का थोड़ा सा बड़ा है, तो इंडियम के इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना आसान है। सो बेटा प्लीज इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि बोरॉन, इसमें कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, सबसे छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन को हटाना मुश्किल है। फिर इसकी अगर टीएल की बात करें तो टेल्यूरियम में क्या है, नीचे आने पर एफ ऑर्बिटल भी जुड़ जाएगा क्योंकि लास्ट एलिमेंट है 81 है, और डी ऑर्बिटल भी जुड़ जाएगा, इसलिए इसके पहले इलेक्ट्रॉन को हटाना, पहला मतलब बैलेंस सेल का जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसको हटाना आसान काम नहीं है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आ जाओ गैलियम। गैलियम में भी इनर्ट पेयर इफेक्ट है लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना इसमें, क्योंकि इसमें एफ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि 31 है केवल। तो यहां पर गैलियम, लेकिन फिर भी है तो डी ऑर्बिटल तो है ही, आफ्टर डी ऑर्बिटल मिलेगा, तो डी ऑर्बिटल भरा हुआ अंदर, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट तो लग ही रहा है। अब आ जाओ एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम को तो आपको पता है डी ऑर्बिटल वैसे भी नहीं है। और फिर आ जाइए इंडियम में, क्योंकि इंडियम का साइज बढ़ जाएगा और डी ऑर्बिटल मिलेगा, तो यहां और एफ ऑर्बिटल मिलेगा नहीं, साइज बढ़ जाएगा। तो दिस इज द ट्रेंड, बी ए एल जी ए एल और आई एन, इस ट्रेंड को बच्चों याद रखना है। ये किसके लिए? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। ओके, ये देखो छोटे छोटे एक्सेप्शन हैं जिनको याद रखते हुए जाना है। कैसे याद रखोगे एक बार रिवाइज करा दे। जिस एटम में बेटा एफ ऑर्बिटल आ जाएगा और डी, उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ जाएगा, उसके बाहर की सेल से पहला इलेक्ट्रॉन हटाना पॉसिबल नहीं है इतने कम एनर्जी में, तो यू हैव टू गिव द मोर एनर्जी। यही कारण है कि टीएल में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती, क्योंकि अंदर की सेलों में एफ भी बैठा है, डी भी बैठा है। अब आ जाते हैं जीए। तो जीए गैलियम में क्या है? एफ ऑर्बिटल नहीं, क्या है? डी ऑर्बिटल है। तो डी ऑर्बिटल स्क्रीनिंग इफेक्ट तो है ही है भाई साहब, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट तो लग ही रहा है, तो इसके भी लास्ट सेल का पहला इलेक्ट्रॉन हटाना इतना आसान काम नहीं है। फिर आ जाओ एल्युमिनियम, उसके बाद क्योंकि एल्युमिनियम का साइज छोटा है, डी ऑर्बिटल है नहीं, एंड देन आफ्टर इंडियम। इंडियम का साइज एल्युमिनियम से थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इंडियम में से इलेक्ट्रॉन को हटाना सबसे आसान काम है। क्लियर हो गई बात? चलिए साहब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, और नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इनर्ट पेयर इफेक्ट को बेटा बहुत अच्छी तरह से समझ के रखना है। अब नेक्स्ट हेडिंग पर हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। सो बेटा थर्ड ए ग्रुप के बारे में अपन बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि बोरोन इज अ नॉन मेटल, द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप आर मेटल। इसके बोरोन को छोड़ दो तो सभी क्या है? मेटल है, और सभी क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा बी से एल तक। फिर से ध्यान देना, फिर यहां पर ट्रेंड आ रहा है बी से एल पर, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? पॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट। तो बी तो खुद कैसा है बेटा? अभी अपन ने देखा बी कैसा है? नॉन मेटल है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बी टू एल तक बात करें तो इंक्रीज होगा, देन डिक्रीज अप टू टीएल। अब यहां से टीएल तक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा, याद रखना। कहां तक? फिर एक नया एक्सेप्शन। सो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा इसको? कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसके ई नॉट की वैल्यू से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ई नॉट क्या है बेटा? आप लोग जब क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको ई नॉट की वैल्यू मिलेगी, और याद रखना ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ ई नॉट। मोर वैल्यू ऑफ ई नॉट। अगर बेटा याद रखना ई नॉट की वैल्यू अगर आपके पास ज्यादा है और कैसी है? मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट, तो क्या होगा यहां पर? अगर ई नॉट की वैल्यू बेटा ज्यादा आ रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ग्रेटर द इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। नोट करें तो मोर, यहां
फिर से लिख दो इन्वर्टेड कॉमा में, मोर नेगेटिव ई नॉट मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब आप देखो दोनों में कि अगर अपन लोग दोनों की बात करें कि मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ ई नॉट ग्रेटर इज द इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर को ई नॉट से हम निकालेंगे। ई नॉट के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री में। कैसे आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और तभी हमें पता चल पाएगा कि ई नॉट की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करती है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अगर आपको हिंट कर दूं तो ई नॉट की वैल्यू बेटा डिपेंड करती है कि जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद, इनकी सभी की बात करते हैं क्योंकि आपको मालूम है ये सभी 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, तो इसमें क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे और ये क्या बनाएगा, एम न्यूट्रल बनाएगा। एम न्यूट्रल बनाएगा तो हमें ये देखना कौन कितने जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। बस यहां पर इस चीज को हमें ध्यान देना है कि कौन कितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ओके, तो अभी आपको केवल एक लाइन में आंसर इसको वाइंड अप करना है, क्या कि बोरॉन इज अ नॉन मेटल, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट अदर देन बोरॉन आर द मेटेलिक एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बी से एल तक बढ़ेगा, जीए से टीएल तक इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर में कमी आएगी एंड दिस इज द रीजन बिकॉज द ई नॉट वैल्यू, सिर्फ ई नॉट वैल्यू के ऊपर, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, सो विल डिस्कस ई नॉट वैल्यू लेटर ऑन। ई नॉट वैल्यू को भी मैं समझाऊंगा आपको कि ई नॉट वैल्यू कैसे निकालेंगे और जनरली आपको ये वैल्यू गिवन होगी ई नॉट की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आते हैं डेंसिटी पर। डेंसिटी तो याद रखना बी एल जी ए आई एन टी एल, इनकी डेंसिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास। ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक मास के बढ़ने के साथ साथ इनकी डेंसिटी नीचे तक इंक्रीज होती चली जाती है। याद रखना, अब ये तो पता होगा आपको डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी तो नीचे जाने पर बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इसके स्पेसिफिक नेचर की, जैसे इसके कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, इसके कितने तरह के बॉन्ड्स बनते हैं। तो पहले एक चीज आपको समझा दूं और वो चीज है बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, अभी पढ़ा था, ऑक्सीडेशन स्टेट बी ए एल जी ए आई एन, नीचे आने पर याद रखना बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन सभी एलिमेंट्स के बारे में अगर अपन बात करें तो इसका 2 and 3 है, इसका 2 8 and 3 है, इसका 2 8 डॉट 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 लास्ट में 3 आएगा। इसमें भी सेल बढ़ती चली जाएंगे, यानी इसमें है 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 1 5। इसका एक्साइटेड स्टेट क्या बनेगा 2s1 2p2, इसका क्या बनेगा 3s1 3p2, इसका क्या बनेगा 4s1 4p2, ये बनता चला जाएगा। इसका क्या बनेगा 5s1 5p2, इसका क्या बनेगा 6s1 6p2। अब बेटा एक बात बताओ, अभी अपन ने देखा था कि इसमें क्या आ रहा है, इसमें d ऑर्बिटल भी ऐड हो जाएगा अंदर और f ऑर्बिटल बहुत अच्छा खासा इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें लगेगा। देन इसमें कम लगता है, इसमें ज्यादा लगता है। अभी बताया था इंडियम में कम लगता है, गैलियम में क्या है डी ऑर्बिटल इसमें भी है, लेकिन इसमें कम लगेगा गैलियम में डी ऑर्बिटल होने की वजह से। क्यों? क्योंकि बेटा गैलियम और अगर इसकी बात करें तो ये तो यहां पर साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा यहां से यहां तक आने पर, ठीक है। लेकिन इसके और इसके में अभी अपन ने डिफरेंस देख लिया था कि एल्युमिनियम हैविंग लार्ज साइज, गैलियम हैविंग स्मॉल साइज, इन दोनों के कंपेयर में। तो बचा क्या इंडियम लार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो भाई जब लार्ज एल्युमिनियम हो रहा है, जब गैलियम आपका छोटा हो रहा है तो इंडियम बड़ा नहीं हो जाएगा, इसलिए इंडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया।
भाई जब एल्युमिनियम का साइज आपका बड़ा हो गया, गैलियम का साइज छोटा हो गया, तो इसके कंपेयर में तो इंडियम बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो इंडियम में से इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान हो जाएगा। तो डेंसिटी अगर अपन बात करें तो इंक्रीज हो रही है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जिनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है उनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा, उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, और एस इलेक्ट्रॉन में से, एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन जाना पॉसिबल नहीं होंगे। तो नीचे आने पर अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पी में से जाएंगे, एस में से इलेक्ट्रॉन जाना संभव नहीं है। नोट कर लीजिए। सो आप लिख भी सकते हो कि एस में से इलेक्ट्रॉन जाना पॉसिबल इतने आसानी से नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए अब अपन लोग बात करते हैं कि इसके बॉन्डिंग कैसी होती है, इसके कंपाउंड के बीच में बॉन्डिंग कैसी। सो हम लोग इस वाले क्वेश्चन, इस वाले टॉपिक में देखेंगे कि बॉन्डिंग कैसी होती है। और सबसे पहले अपन लोग बेटा एक बात बताते हैं कि जो हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट है, इसमें पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। पहले मैं बता दूं, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स नंबर 1 बॉन्डिंग टाइप, नोट कर लेना इसको। कौन कौन सी बेटा बॉन्डिंग टाइप होती है इसमें? पी पाई बॉन्डिंग, पी पाई बॉन्डिंग। अभी समझाता हूं बच्चों ये होती कैसे है। अब पी पाई बॉन्डिंग कैसे? जैसे कार्बन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, कार्बन ने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया, है ना। इसी तरह से नाइट्रोजन डबल भी बना लेता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, नाइट्रोजन ये डबल और नाइट्रोजन ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड मतलब पाई आ रहा है ना, कार्बन के साथ नाइट्रोजन की ये बॉन्डिंग भी शो होती है डबल बॉन्ड के साथ, कार्बन की नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्डिंग भी शो होती है। ठीक है, इसी तरह से कार्बन का सल्फर के साथ डबल बॉन्डिंग शो होती है। तो आप ये देखो, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा ये 2 पाई, यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पर ये सिग्मा ये पाई, यहाँ पर सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये 2 पाई, यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनमें पी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट है। लेकिन बच्चों मैं एक बात को तो जरूर जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पी पाई और डी पाई का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो हम लोग आज इसके कॉन्सेप्ट को करेंगे और दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ हमारे आज के इस लेक्चर का। तो हम बात कर लेते हैं बॉन्डिंग। जैसे बेटा मैंने बोला पी पाई बॉन्डिंग, यानी पी पाई बॉन्डिंग हुआ कैसे होगा? आप खुद सोचिए कि इसमें होगा पी पाई और पी पाई बॉन्डिंग। बताता हूं, एक आपके पास पी ऑर्बिटल है, ठीक है ना, एक आपके पास पी ऑर्बिटल है, दूसरा भी आपके पास अगर पी ऑर्बिटल है तो ये क्या करेंगे? देखो इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, इसको क्या बोलेंगे? पी पाई। अब ये ऊपर नीचे की एक्सियल ओवरलैपिंग है, तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड। समझ रहे हो ना। अगर मैं यहां पर बोल दूं पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ये तो पी पाई की ऑर्बिटल है। अगर मैं पी पाई और डी पाई ऑर्बिटल बोलूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉन्डिंग किसकी? पी पाई एंड डी पाई। देखते हैं ये क्या होता है, पी पाई एंड डी पाई। अब जब बनेगा कैसे पहले देखो। तो बेटा एक बात बताओ, पी का तो आपको पता है ये ऑर्बिटल बना ले, है, और डी के कितने बनते हैं? डबल डंबल से। पी का कोई भी मान लो, पी एक्स पी वाई जो आपका मन करे, यहां पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी आपको ओवरलैपिंग कराना है डी ऑर्बिटल के साथ। तो डी में डबल डंबल से एक होता है स्ट्रक्चर, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये किसका स्ट्रक्चर होगा? डी का। अब बेटा होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका है, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी। तो ओवरलैप होने के बाद क्या बनेगा बेटा? ये तो आपने ऐसा बनाया और इसको आपने ऐसा ओवरलैप कराना है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन की ओवरलैप, यहां पर भी रहेगा कहीं एक जगह इलेक्ट्रॉन, ये मत सोचना ऊपर और नीचे दोनों जगह एक एक इलेक्ट्रॉन, इतना एरिया इसका होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इस वाले की जो बॉन्डिंग अपन ने कही, ये है पी पाई एंड डी पाई बॉन्डिंग। जब डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाए, उसको कहते हैं, ये पूरा डी पाई है,
क्योंकि बेटा देखो डी ऑर्बिटल का तो शेप सब जानते हो कि डबल डंबल शेप बनता है, और पी का शेप कैसा बनता है, डंबल शेप, ये बनता है डबल डंबल शेप। अगर नहीं आता है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाके देखो, है ना। तो ये डी ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, हमेशा याद रखना, डी ऑर्बिटल होते हैं डबल डंबल शेप्ड, ऐसे 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 ऐसे, ये डी ऑर्बिटल। और पी कैसा बनता है, केवल डंबल से ऐसे। अब पाई बन रहा है, ऊपर नीचे बॉन्डिंग हो रही है, पाई बॉन्ड है यहां पर, तो इसको भी बोलेंगे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, और इसको भी बोलेंगे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। याद रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब मैं कहूं कि डी पाई और डी पाई बॉन्डिंग बताओ, तो देखते हैं जरा डी पाई बॉन्डिंग किसको कहते हैं। जब दो डी ऑर्बिटल, पहले लिख दूं मैं, समझा दूंगा आपको ठीक से, डी पाई और डी पाई बॉन्डिंग, ये क्या होती है। तो बेटा व्हेन टू डी ऑर्बिटल overlap to form pi bond called d pi bonding। जैसे मैंने कहा एक डी ऑर्बिटल हमारे पास ये है, डबल डंबल से बनाया, एक इलेक्ट्रॉन है, एक डी ऑर्बिटल हमारे पास है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां से ये ओवरलैप करेगा, यहां से ये ओवरलैप करेगा, तो बनेगा क्या, ये देखो, ये यहां किया, ये हमने यहां किया, इसके ऊपर ओवरलैप करा दी, ये बन गया। तो ये दो डी ऑर्बिटल, एक डी ऑर्बिटल ये, एक डी ऑर्बिटल ये, तो ये बन गया, सॉरी, डी पाई, यानी डी पाई, इसको भी बोलेंगे डी पाई ओवरलैपिंग, और इसी से बनते हैं डी पाई बॉन्ड्स। चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि डी पाई बॉन्डिंग होगी कैसे, और एग्जाम्पल बनाते हैं अपन। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि कैसे पता करेंगे कि डी पाई बॉन्डिंग होती है। और हम लोग बात करते हैं SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। एग्जाम्पल इन SO3, बेटा SO3 का स्ट्रक्चर तो जानते होगे, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है। अब बेटा 6 बॉन्ड में एक तो होगा सिग्मा और एक होगा पाई, तो हमें इसमें बताना है कि इसमें कितने डी पाई बॉन्डिंग बनेंगे और कैसे बनेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा हमें बात करनी है। तो सबसे पहले अपन सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। सल्फर S60 क्या बनेगा बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 2 4 6 4 10 2 12 13 14 15 16 3p4 3d0। ओके बेटा, लास्ट की सेल को नोट कर लो, 3s2 3p4 3d0 बनाया। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने 1 2 3 4, d में कितना 1 2 3 4 5 खाली। ये कौन सा है, ग्राउंड स्टेट है। अब क्या करो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठाओ और यहां पटक दो, इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जब आपने इसमें पटका तो क्या बन गया, ये देखो, ये बन गया हमारे पास, यहां पर बचा 1 इलेक्ट्रॉन और D में पहुंच गया हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन इसका उठाओ और इसमें डाल दो, इसको क्या कहेंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, जरा सेकंड एक्साइटेड स्टेट को बना लो। तो S में रह गया हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, P में रह गए हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन और D में रह गए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। ये बन गया हमारे पास। अब बेटा ऑक्सीजन कितने लगेंगे, 3, तो ऑक्सीजन को यहां लिख लो OOO 8 8 8 बनाओ, 1s2 2s2 2p4 डॉट 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 2p4
डॉट 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 2p4। अब देखो बेटा हमारे पास p में 4 है तो हम 3p4 बनाएंगे इनके नीचे। बनाऊं 3p4, एक बनाया मैंने ये 1 2 3 4, एक बनाया मैंने ये 1 2 3 4, एक बनाया मैंने ये 1 2 3 4। अब देखो इसमें किस तरह से ओवरलैपिंग होगी और अपन को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले ये और ये ओवरलैपिंग होगी कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या था? 2p 2p 2p4 भी कह सकते हो, योर मर्जी, योर मर्जी। और इसको क्या कहा था अपन ने बेटा? देखो 3s 3p 3d। ओके, हम तो ऊपर लिखेंगे भैया, हम तो ऊपर लिखेंगे 3s, इसको क्या लिख दूं? 3p, इसको क्या लिख दूं? 3d लिख दिया। वेरी गुड सर, क्या बात है। अब देखो इसका और इसका एक एक ओवरलैपिंग होगा। कौन सा ओवरलैपिंग है? sp ओवरलैपिंग है। कौन सा बॉन्ड बनेगा s और p के बीच में? सिग्मा। फिर आप आ जाओ बेटा, इसका इसके साथ बॉन्ड बनेगा 2p 3p के बीच में। यहां लिख दो किसका किस किस के बीच में है? 2p के बीच में है और 3p के बीच में है सर। pp के बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये और ये बन जाएगा। किसके बीच में है? ये भी 2p के बीच में और ये 3p के बीच में, ये भी सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब 3 सिग्मा बॉन्ड इसके बन चुके। अब बात किसकी आ गई है बताओ? अब आ गई है पाई की। तो बेटा यहां पर ये एक इसका इसके साथ कौन सा बनेगा? 2p 3d, ठीक है, 2p 3d। और ये भी क्या बनेगा? इसके साथ 2p 3d, इसके साथ बॉन्ड बनेगा। और ये जो बॉन्डिंग होगी ये होगी p पाई d पाई, p पाई d पाई, ठीक है। तो मुझे बताना है कि इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि हाउ मैनी p पाई एंड हाउ मैनी d पाई bonds formed in SO3, ये था भैया बहुत ही मोहब्बत भरा क्वेश्चन। कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब बताओ मुझे, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, इनको काउंट मत करो। अब जो अपने पास बना, देखो बेटा ध्यान से देखो पहले, कितना कितना बना। एक बार थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं। ये बेटा ये मैंने इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ा दिया था, इसका और इसके बीच में आएगा। देखो ये और ये और ये, फिर ये किसके बीच में जाएगा? अच्छा जी सर, इसके और इसके बीच में हो गया, ये जाएगा इसके बीच में। क्लियर हो गया? सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ओके, नाम लिखो जरा। ये और ये क्या बना था? 2p 3s, तो लिख दूं मैं 2p 3s। इसका नाम बताओ। 2p 3p 2p 3p। इसका बताओ 2p 3p 2p 3p। इसका और इसका बताओ, इसका और इसका बताओ जल्दी से। तो इसका हो जाएगा 2p 3p 2p 3p। अब बेटा बताओ, जब 3 सिग्मा बन गए तो 3 से ज्यादा सिग्मा तो कभी बनते नहीं, याद रखना। एक इसके साथ केवल 3 ही सिग्मा तो दिख रहे हैं। अब जो बाकी बचेंगे वो पाई ही तो बनेंगे। तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये कौन सा बनेगा भैया? पाई। ये कौन सा बनेगा? पाई। और ये कौन सा बनेगा? पाई। ये 3 पाई, ये देखो 3 पाई बन गए और 3 ये सिग्मा बन गया। तो इन पाई का नाम क्या होगा? क्या होगा? p पाई 1, यानी आंसर मैं लिख रहा हूं यहां पर, आंसर में लिख रहा हूं यहां पर p पाई और p पाई बना है 1, ये देखो। और p पाई d पाई 1 ये, और p पाई d पाई 1 ये। तो p पाई d पाई बने कितने? 2। ये हो गया हमारे पास आंसर, ये हो गया हमारे पास आंसर। तो बेटा सबसे पहले इससे आसान तरीका और कोई नहीं समझा सकता।
इससे सबसे आसान तरीके से मैंने बताया, पहले ग्राउंड स्टेट बनाओ, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनाओ, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट बनाओ, फिर जितने ओ हैं उनके नीचे लास्ट के ऑर्बिटल बना लो, जो खाली खाली हैं उनको ओवरलैप करा दो। ये खाली एक सिग्मा, ये खाली एक खाली दूसरा सिग्मा, ये खाली तीसरा सिग्मा, 3 सिग्मा बन चुके देखो यहां। अब क्या बनेंगे? पाई। तो एक पाई ये, दूसरा पाई ये और तीसरा पाई ये, यानी 2 बने डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई, और ये बना पी पाई और पी पाई, क्योंकि पी और पी के बीच में पी पाई, ये पी और डी के बीच में तो पी पाई डी पाई, ये पी और डी के बीच में तो पी पाई डी पाई। क्लियर? 1-2 बार प्रैक्टिस इसकी जरूर करना, और क्योंकि यहां से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, ना केवल लोअर एग्जाम में मिलेंगे, आपको आगे भी बड़े एग्जाम्स में इसके सवाल मिलेंगे। इतना तैयार करेंगे, पी ब्लॉक के नेक्स्ट लेक्चर में फिर मजेदार बातें करने के लिए आपके सामने होऊंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच। लेकिन लाइक कर देना यार, इतनी मेहनत करते हैं।